दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के कहानी सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको दिलीप बुआ और माया डोलस के दोस्ती के किस्से को सुनाने वाले हैं। इस वीडियो के लिए आप लोग हमें लगातार कमेंट भी कर रहे थे। एक्चुअली ये बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि दिलीप बुआ और माया डोलस एक ही गैंग में एक साथ कैसे आ गया। अगर इस बात का क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए तो वो है अमर नाइक। अगर अमर नाइक ने उस प्रस्ताव को अरुण गवली के सामने नहीं रखा होता तो दिलीप बुआ की दोस्ती कभी भी माया डोलस से नहीं होती और तब तक दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते। लेकिन अमर नाइक ने ऐसा कौन सा प्रस्ताव रखा था जिससे कि माया और बुआ की दोस्ती हुई और दोनों साथ में ही शूट आउट एट लोखंडवाला में मारे गए। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर हम आपको माया डोलस के बारे में बताएं तो 18 अक्टूबर 1966 को मुंबई में उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। माया डोलस कुल 6 भाई बहन थे। माया मुंबई के ही एक ITI कॉलेज से डिप्लोमा किया और पढ़ाई के दौरान ही वह जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ा। साल 1980 के आसपास में ही वह अशोक जोशी गैंग से जुड़ गया था। अशोक जोशी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता था और साथ ही वह अपना एक गैंग भी चलाता था। इसी गैंग में माया ने एंट्री मारी और देखते ही देखते वह जुर्म में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अशोक जोशी कई तरह के एक्सटॉर्शन गैंग को चलाता था जो पूरी तरह से माया ही ऑपरेट करता था। इस काम में माया का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता था। धीरे धीरे अशोक जोशी भी पूरी तरह से माया पर भरोसा रखने लगा। अशोक जोशी के गैंग में काम करते हुए माया उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन गया, इसीलिए वह पुलिस की नज़र में आया और फिर उसे एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल हो गई। माया को महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद जेल में रखा गया था, लेकिन साल 1990 में वहां पर वह 2 पुलिस वालों को मारकर जेल से भाग गया। जब वह जेल से भागकर आया तब तक अशोक जोशी का गैंग खत्म हो चुका था। अब माया को एक नया ठिकाना चाहिए था। अंडरवर्ल्ड में तेज गुर्गों की तलाश हर गैंग को थी और माया अपने समय से काफी आगे चल रहा था। देखते ही देखते वह गवली गैंग की नज़र में आया और अब वह अरुण गवली के लिए काम करने लगा। ये तो बात हो गई 1990 की, जब माया डोलस अरुण गवली के गैंग में शामिल हुआ था। लेकिन इस वक्त तक दिलीप बुआ कहाँ था, यह जानने के लिए आपको 3 साल पहले यानी कि साल 1987 में चलना होगा। मुंबई के कांजूर मार्ग में साल 1966 को जन्मे दिलीप बुआ का बचपन अपराधियों की संगत में ही बीता था। कांजूर मार्ग से कुछ ही दूरी पर घाटकोपर का इलाका है जिसे आज भी मुंबई के माफियाओं का ठिकाना कहा जाता है। दिलीप बुआ जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसी संगत की वजह से वह चोरी और लूटपाट करने लगा। इसी बीच उस पर BRA गैंग के रमा नाइक की नजर पड़ी और फिर दिलीप बुआ रमा नाइक के साथ काम करने लगा। साल 1984 तक दिलीप बुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन चुका था। इसके अलावा दिलीप बुआ रमा नाइक का बॉडीगार्ड भी था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रमा नाइक ने दिलीप बुआ को थप्पड़ मार दिया। गरम मिजाज का बुआ उस दिन के बाद से रमा नाइक का शक्ल नहीं देखा और फिर यहाँ से वह दाऊद के गैंग में शामिल हो गया। डी कंपनी में शामिल होने के बाद दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा राजन ने दिलीप बुआ को काम दिया कि वह रमा नाइक को खत्म कर दे। चूंकि दिलीप बुआ पहले रमा नाइक के साथ काम कर चुका था तो उसे उसके हर एक एक्टिविटी के बारे में जानकारी थी, इसलिए दाऊद इस बात से आश्वस्त था कि बुआ इस काम को आसानी से निपटा सकता है। फिर एक दिन साल 1987 में रमा नाइक पर दिलीप बुआ ने हमला किया, लेकिन उस हमले में रमा भाई नाइक बच गया। उस समय मुंबई में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे राजेंद्र कटधरे। साल 1987 के जुलाई महीने में जब वह नागपारा पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे तभी उनको एक टिप मिली कि रमा नाइक चंबूर के एक सैलून में बैठा हुआ है और अपने बाल कटवा रहा है। रमा नाइक अपने स्टाइलिश हेयर स्टाइल के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसके बाद कटधरे पुलिस की अपनी एक टीम को लेकर चेंबूर के उस सैलून में पहुंचता है जहां रमा भाई नाइक का
एनकाउंटर कर दिया जाता है और यहीं पर रमा नाइक की कहानी खत्म हो जाती है। डी कंपनी ने जो काम दिलीप बुआ को दिया था वह काम पुलिस कर देती है और दिलीप बुआ डी कंपनी में बरकरार रह जाता है। अब वापस साल 1990 में आइए। अब तक आप यह तो जान गए कि दिलीप बुआ डी कंपनी के लिए काम कर रहा है और माया डोलस अरुण गवली के लिए। डी कंपनी और अरुण गवली दोनों राइवल गैंग है और दोनों ही एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। तो अब यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि माया गवली को छोड़कर डी कंपनी में शामिल हो गया? तो इसके पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अब आप इस कहानी को सुनिए। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में 90 के दशक का शुरुआती साल सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यही वो समय था जब मुंबई पूरी तरह से इन गैंगस्टर्स के कब्जे में आ चुकी थी और हर दिन एक नए गैंग का जन्म होता था जो या तो डी कंपनी से मुकाबला करना चाहता था या फिर उसके लिए काम करना चाहता था। इसी दौर में डी कंपनी के अलावा दो और महत्वपूर्ण गैंग थे जो डी कंपनी से मुकाबला करना चाहते थे, अरुण गवली का BRA गैंग और अमर नाइक का गैंग। अरुण गवली और अमर नाइक दोनों ने समझौता किया कि अब वह दोनों साथ में काम करेंगे। अरुण गवली को भी लगा कि यह अच्छा मौका है डी कंपनी को खत्म करने का, लेकिन इस गठबंधन के लिए अमर नाइक ने एक शर्त रख दिया। शर्त यह थी कि अरुण गवली गैंग को माया डोलस को मारना पड़ेगा। माया भी तब तक गवली के लिए कुछ खास काम नहीं किया था, सो गवली गैंग को भी उसे मारने में कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि माया के कीमत पर उसे अमर नाइक जैसे गैंग का साथ मिल रहा था। जैसे ही यह खबर माया डोलस को पता चला वैसे ही वह अंडरग्राउंड हो गया और फिर वह अरुण गवली या अमर नाइक के हाथ नहीं आया। यहाँ से अब माया समझ चुका था कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त उसे टपकाया जा सकता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय था डी कंपनी में शामिल होना, क्योंकि इस समय तक माया अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बना चुका था और इस दौर में मुंबई में डी कंपनी का कमांडर था छोटा राजन। उसने राजन से संपर्क किया और राजन ने उसे बुआ के साथ काम पर लगा दिया। इस तरह से दिलीप बुआ और माया डोलस एक साथ आए। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है कि माया डोलस दिलीप बुआ से ज्यादा खतरनाक था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है वह कयामत की तारीख 16 नवंबर 1991। इस दिन ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ आफ्ताब अहमद खान यानी कि AA खान अपनी टीम को लेकर लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग को घेर लेते हैं, जहां पर माया और बुआ अपने 5 और दोस्तों के साथ रह रहा होता है। इस दिन AA खान मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास का सबसे खास चैप्टर लिखने वाले थे। बाकायदा मीडिया को बुलाकर उसने पूरे घटनाक्रम को लाइव रिकॉर्ड करने को कहा और फिर फायरिंग शुरू हो गई। दिन के लगभग 1 बजे शुरू हुआ यह शूट आउट पूरे 4 घंटों तक चला। 450 राउंड गोलियां फायर की गई। इस दौरान सातों के सातों गैंगस्टर्स मारे जा चुके थे। जब यह शूट आउट खत्म हुआ और बॉडीज को पुलिस वैन में रखा जाने लगा तब भी दिलीप बुआ में जान बाकी थी। इसी वजह से शूट आउट के खत्म होने के बाद भी दिलीप बुआ को गोली मारी गई। शूट आउट एट लोखंडवाला को अंजाम देने वाले मुंबई ATS के चीफ आफ्ताब अहमद खान यानी कि AA खान के मुताबिक माया डोलस बिल्कुल लापरवाह और मुंहफट किस्म का आदमी था जो अक्सर गाली बकते रहता था। वहीं दिलीप बुआ एक शांत दिमाग का आदमी था। जब बुआ की उंगलियां ट्रिगर पर होती थी तो कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकता था, जबकि माया डोलस के साथ ऐसा नहीं था। डी कंपनी में वह इतना परफेक्ट बन चुका था कि छोटा राजन भी उसे अपना गुरु मानने लगा था। AA खान के मुताबिक शूट आउट एट लोखंडवाला के बाद मीडिया ने माया डोलस को बढ़ चढ़ कर दिखाया था, जबकि यह सच्चाई से बहुत दूर था। उनके अनुसार मैंने माया डोलस के बारे में सिर्फ उसका नाम सुना था कि वह बेहद खतरनाक है, जबकि बुआ के बारे में मुझे अच्छे से मालूम था कि वह अपने काम में बेस्ट है। वह दाऊद इब्राहिम का सबसे अच्छा शूटर और उसका सबसे खास किलिंग मशीन था जो आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ।
तो यही थी कहानी दिलीप बुआ और माया डोलस के दोस्ती की। इसमें आपने यह देखा कि कैसे माया और बुआ एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों अपने आखिरी दिनों तक साथ रहे। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप और किस तरह की कहानी को देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।